सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरा बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज करना हो, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बायोलॉजी को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और प्रोसेसेस एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, नोट्स और PYQs चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में और बोर्ड्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये चैप्टर ना मेनली इकोलॉजी के 4 लेवल्स को इंट्रोड्यूस करता है: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन इकोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोलॉजी को एवोल्यूशन और जेनेटिक्स से जोड़ती है, और बोर्ड्स में यहाँ से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग हो सकता है। चलिए अब पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले इकोलॉजी है क्या? बेसिकली ये वो स्टडी है कि लिविंग थिंग्स आपस में और अपने आसपास की नॉन लिविंग चीजों यानी एबायोटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर और वाटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इसके 4 मेन लेवल्स हैं: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिटेल में फोकस करेंगे। यहाँ एक बात याद रखनी है, पॉपुलेशन कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं, बल्कि एक पूरा ग्रुप होता है सेम स्पीशीज का, जो सिमिलर रिसोर्सेज शेयर करते हैं और आपस में कम्पीट भी करते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट के सारे टीकवुड ट्रीज या एक कल्चर प्लेट में सारे बैक्टीरिया, ये सब पॉपुलेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। देखो, एक इंडिविजुअल का बर्थ या डेथ होता है, लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ रेट या डेथ रेट होता है। और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है पता है? ये हमें पॉपुलेशन की हेल्थ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉन्ड में पिछले साल 20 लोटस प्लांट्स थे और 8 नए आए, तो बर्थ रेट हुआ 8 डिवाइडेड बाई 20, यानी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। अगर पिरामिड का बेस ब्रॉड है तो इसका मतलब पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग है, यानी यंग इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं। अगर बेल शेप्ड है तो पॉपुलेशन स्टेबल है, और अगर इसका बेस नैरो है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। ये कॉन्सेप्ट बोर्ड्स में बार बार आता है, तो इसको इग्नोर मत करना। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा टोटल काउंट ही करें। सोचो, एक एरिया में 200 छोटी कैरेट ग्रास प्लांट्स हैं और एक बड़ा सा बनियन ट्री है, तो यहाँ बायोमास या परसेंट कवर एक बेटर मेजर है, या जैसे टाइगर सेंसस उनके पग मार्क्स से होता है। इसकी इंपॉर्टेंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत है, ताकि हम एंडेंजर्ड स्पीशीज की पॉपुलेशन को मॉनिटर कर सकें। किसी भी पॉपुलेशन का साइज 4 चीजों पर डिपेंड करता है: बर्थ्स B, जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है; डेथ्स D, जिससे कम होती है; इमिग्रेशन I, यानी इंडिविजुअल्स का अंदर आना; और एमिग्रेशन E, यानी इंडिविजुअल्स का बाहर जाना। ये सिंपल सी इक्वेशन उसी चेंज को शो करती है। अगर ये फ्लो समझ आ गया है ना, तो समझ लो आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है। और अगर हेल्पफुल लग रहा है तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर कर देना। यहां समझने वाली बात यह है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आइडियल कंडीशंस में होती है, जो हमेशा पॉसिबल नहीं होती। यह तब होता है जब फूड और स्पेस अनलिमिटेड हो। इसका कर्व J शेप्ड बनता है, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। यहां ग्रोथ पहले तेज होती है, फिर स्लो होकर एक लिमिट पर स्टेबल हो जाती है। सोचो, एक पिज्जा है जो सिर्फ 8 लोग खा सकते हैं, तो उस पिज्जा की कैरिंग कैपेसिटी 8 है। सिंपल। नेचर में भी हर हैबिटेट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसके ऊपर वो पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर सकता। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो चलो देखते हैं कि स्पीशीज आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं। ये टेबल ये ब्रिलियंट तरीके से बताता है कि नेचर में कोई भी स्पीशीज अकेले नहीं रहती। जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकन। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, जैसे डिफरेंट वॉबलर स्पीशीज जो सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती हैं। प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, और कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब इस चैप्टर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को समझते हैं, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। आपको सिर्फ शेप देखकर बताना होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टेबल है या कम हो रही है। ब्रॉड बेस का मतलब है यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी फ्यूचर में ग्रोथ होगी। बेल शेप का मतलब है हर एज ग्रुप बैलेंस्ड है। और नैरो बेस का मतलब है यंग पॉपुलेशन कम है, यानी फ्यूचर में पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। ये 3 टाइप्स याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। J शेप मतलब रॉकेट की तरह ग्रोथ, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों। और S शेप यानी सिग्मॉइड कर्व,
मतलब शुरू में तेज ग्रोथ और फिर रिसोर्सेज की कमी से ग्रोथ स्लो हो जाती है और फाइनली कैरिंग कैपेसिटी यानी के पर आके स्टेबल हो जाती है। ये ज्यादा रियलिस्टिक मॉडल है, राइट? एक एस शेप्ड कर्व यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ अचानक से नहीं बनता, इसके प्रॉपर फेजेस होते हैं। चलिए देखते हैं ये फेजेस क्या हैं। तो ये एस कर्व के 4 स्टेजेस हैं। लैग फेज में पॉपुलेशन एनवायरनमेंट से अडेप्ट करती है, फिर एक्सेलरेशन फेज में तेजी से ग्रो करती है, डिसेलरेशन फेज में रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, कंपटीशन बढ़ने लगता है, और फाइनली एसिम्प्टोट फेज में बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को याद रखना ईजी हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही रिवीजन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, अब आते हैं उस पार्ट पर जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेना। ये कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं। पहला, आर और के को मिक्स मत करना। याद रखो, आर पॉपुलेशन का इनेट पोटेंशियल है ग्रो करने का, जबकि के एनवायरनमेंट की लिमिट है। दूसरा, कंपटीशन सिर्फ रिलेटेड स्पीशीज में नहीं बल्कि अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है अगर वो सेम रिसोर्सेज शेयर करते हैं। और तीसरा, फीमेल मस्कीटो पैरासाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल होस्ट पर नहीं गुजारती, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड लेती है। तो इस चैप्टर में हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और प्रोसेसेस एक फ्लो में रिवाइज कर लिए हैं। चलो एक फाइनल क्विक रीकैप करते हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स में होने ही चाहिए। हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, उसके ग्रोथ मॉडल्स, जे शेप्ड और एस शेप्ड और डिफरेंट स्पीशीज के बीच होने वाले इंटरैक्शंस को डिटेल में समझा है। इनको जरूर से रिवाइज कर लेना। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, डायग्राम्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको दूसरे बायोलॉजी चैप्टर्स भी इसी तरह रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरा बायोलॉजी का इकोसिस्टम चैप्टर रिवाइज करना हो, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बायोलॉजी को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। इस एक्सप्लेनर के बाद आपका इकोसिस्टम चैप्टर एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं हमारा आज का प्लान। हम इन 6 पार्ट्स में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और एग्जाम्स में इसकी क्या वैल्यू है। यह चैप्टर मेनली इकोसिस्टम के 4 फंक्शनल पिलर्स पर फोकस करता है: प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये चारों इस चैप्टर की फाउंडेशन है। एग्जाम्स में यहाँ से डायग्राम्स और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हर पार्ट को ध्यान से समझना जरूरी है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अब हम चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, एकदम जीरो से। तो सबसे पहले इकोसिस्टम है क्या? सिंपल भाषा में ये नेचर की एक फंक्शनल यूनिट है। ये एक सिस्टम है जहां बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे पानी, सॉइल, टेम्परेचर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एक छोटा सा पॉन्ड भी इकोसिस्टम है और एक बड़ा सा फॉरेस्ट भी। इसके बाद एक टर्म आता है स्ट्रैटिफिकेशन। ये इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर है। जैसे एक फॉरेस्ट में सबसे ऊपर ट्रीज होते हैं, उनके नीचे श्रब्स और सबसे नीचे हर्ब्स या ग्रासेस। इसी वर्टिकल लेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ये बेसिकली नेचर का स्पेस को एफिशिएंटली यूज करने का तरीका है। चलिए अब इकोसिस्टम के फंक्शंस को समझते हैं, जिसमें पहला है प्रोडक्टिविटी। सोचो, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से कितना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में बना रहे हैं, उसी रेट को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये प्रोड्यूसर्स की फूड बनाने की स्पीड है। प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की होती है। पहला है जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये टोटल फूड है जो प्लांट ने बनाया, लेकिन प्लांट को भी तो जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो रेस्पिरेशन आर में कुछ पार्ट यूज कर लेता है। जो बच गया उसे कहते हैं एनपीपी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही बायोमास अगले ट्रॉफिक लेवल यानी हर्बोवोर्स के लिए अवेलेबल होता है। इकोसिस्टम का अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है डीकंपोजिशन। जब प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी, जिसे हम डेट्राइटिस कहते हैं, उसको डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ लेते हैं। इसी प्रोसेस को डीकंपोजिशन कहते हैं। ये नेचर का अल्टीमेट रिसाइकलिंग सिस्टम है। ये प्रोसेस 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में होता है
और ये सारे स्टेप्स साइमल्टेनियसली यानी एक साथ चलते रहते हैं। फ्रैगमेंटेशन में डेट्रिटिवोर्स जैसे अर्थवॉर्म्स डिट्राइटिस को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लीचिंग में पानी के साथ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में नीचे चले जाते हैं। कैटाबॉलिज्म में बैक्टीरिया और फंजाई एंजाइम से इसे और सिंपल बनाते हैं। फिर बनता है ह्यूमस, जो एक डार्क कलर्ड न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस है। और फाइनली मिनरलाइजेशन में इसी ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हैं, जिसे प्लांट्स दोबारा यूज कर लेते हैं। डीकॉम्पोजिशन के स्टेप्स का सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार आते हैं। अगर ये फ्लो आपको समझ आ गया है और ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अब हम आते हैं चैप्टर के तीसरे पिलर पर, एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हमेशा वन वे यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। सन से एनर्जी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स में आती है और फिर प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक जाती है। ये एनर्जी कभी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाती। फूड चेन्स दो तरह की होती हैं। पहली है ग्रेजिंग फूड चेन या GFC, जो जिंदा प्लांट से शुरू होती है, जैसे घास को बकरी ने खाया और बकरी को इंसान ने। दूसरी है डिट्रॉइटस फूड चेन या DFC, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़मीन के इकोसिस्टम्स में DFC से ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है। यहाँ पर आता है लिंडमैन्स 10% लॉ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग जब एनर्जी एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल पर जाती है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। बाकी 90% एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में या हीट के फॉर्म में लूज हो जाती है। इसीलिए फूड चेन्स आमतौर पर 4-5 ट्रोफिक लेवल से ज़्यादा लंबी नहीं होती। एनर्जी फ्लो को अच्छे से समझने के लिए हम यूज़ करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। प्रोड्यूसर्स हमेशा बेस पर होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, जो इंडिविजुअल्स का नंबर बताता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, जो टोटल ड्राई वेट बताता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये एक टिपिकल अपराइट पिरामिड है। ज़्यादातर इकोसिस्टम्स में प्रोड्यूसर्स का नंबर और बायोमास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बेस सबसे ब्रॉड है। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। पर इसके एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे समुंदर में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन, जो प्रोड्यूसर्स हैं, का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और वो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। इसलिए किसी भी एक टाइम पर उनका टोटल बायोमास उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन से कम होता है। चलिए अब इस चैप्टर के एक सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम को समझते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये है डीकॉम्पोजिशन साइकिल का डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्री से गिरी हुई लीफ डिट्राइटस को डीकम्पोजर्स जैसे फंगाई और अर्थवर्म डीकम्पोज करके सॉइल को ऑर्गेनिक रिच बनाते हैं। फिर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ट्री वापस अपने रूट से एब्जॉर्ब करके यूज करता है। ये एक कंप्लीट साइकिल है जो न्यूट्रिएंट्स को इकोसिस्टम में सर्कुलेट करता रहता है। इसकी लेबलिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। वहां से आप हाई क्वालिटी डायग्राम्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे एग्जाम में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए अब इस चैप्टर के 2 मेन प्रोसेसेस को एक सिंपल फ्लो में रिवाइज करते हैं ताकि आपको कनेक्शन समझ आ जाएं। ये एनर्जी फ्लो का सिंपल पाथ है। सबसे पहले सन से एनर्जी आई, जिसे प्रोड्यूसर्स यानी घास ने कैप्चर किया। फिर उस घास को प्राइमरी कंज्यूमर यानी बकरी ने खाया, और फाइनली बकरी को सेकेंडरी कंज्यूमर यानी इंसान ने खाया। और याद रखिएगा, हर स्टेप पे 90% एनर्जी लूज हो रही है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अक्सर करते हैं। इन्हें अवॉइड करना ताकि आपके मार्क्स ना कटें। इन कॉमन मिस्टेक्स का खास ध्यान रखना। पहला, GPP और NPP में कंफ्यूज मत होना। GPP टोटल प्रोडक्शन है, जबकि NPP वो बायोमास है जो अगले लेवल के लिए अवेलेबल है। दूसरा, याद रखें कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी हर लेवल पर लूज होती है, कभी गेन नहीं होती। तीसरा, डीकॉम्पोजिशन के स्टेप्स का सीक्वेंस गलत मत करना। और आखिरी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखकर ये मत सोचना कि वो 10% लॉ को ब्रेक कर रहा है। वहाँ बायोमास कम हो सकता है, पर एनर्जी फ्लो का लॉ वही रहता है। चलिए अब पूरे चैप्टर को 1 मिनट में क्विकली रिवाइज करते हैं। देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया। तो हमने शुरुआत की इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने से। फिर हमने इसके 4 फंक्शंस, प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन,
एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को डिटेल में देखा। हमने 10% लॉ और इकोलॉजिकल पिरामिड के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया। सारे की टर्म्स ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर सोचना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। देखते हैं कौन कौन इस पजल को सॉल्व कर पाता है। आई होप ये चैप्टर अब आपके लिए आसान हो गया होगा। अगर आपको और चैप्टर्स इसी तरह रिवाइज करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरा बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज करना हो, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड। हम यहाँ बायोलॉजी को एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और की पॉइंट्स सब कुछ एक लॉजिकल स्टोरी की तरह समझेंगे, ताकि एग्जाम में आपको सब कुछ आसानी से याद आ जाए। यही प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं, है ना? इतना सारा सिलेबस होता है और टाइम इतना कम। बट चिंता मत करो, आज हम इस चैप्टर को ऐसे रिवाइज करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रिवीजन प्लान क्या है। सबसे पहले हम एक चैप्टर ओवरव्यू लेंगे ताकि चैप्टर की सोल समझ आ जाए। फिर हम फुल चैप्टर वॉक थ्रू करेंगे, हर टॉपिक को डिटेल में। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर सारे कॉन्सेप्ट्स को एक लॉजिकल फ्लो में कनेक्ट करेंगे। हम कॉमन मिस्टेक्स पर भी बात करेंगे ताकि आपके मार्क्स न कटे। और फाइनली एक क्विक रीकैप होगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर है किस बारे में? सिंपल शब्दों में ये चैप्टर लाइफ की वैरायटी यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। हम समझेंगे कि ये वैरायटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इंसानों की वजह से इसे क्या खतरा है। बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो, इस चैप्टर से बोर्ड्स में 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक, डायरेक्ट डेफिनेशन, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। दूसरे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स का पैटर्न एक्सप्लेन करो। और तीसरे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ देकर उस पर सवाल पूछ लेंगे। हम ये सब कुछ कवर करेंगे। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, द फुल चैप्टर वॉक थ्रू। यहाँ हम हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक लॉजिकल सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। रेडी हो जाओ और चलो शुरू करते हैं इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन से। तो सबसे पहले, ये बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज़? बिल्कुल आसान भाषा में, लाइफ में जितनी भी वैरायटी है, छोटे से छोटे जीन से लेकर बड़े से बड़े इकोसिस्टम्स तक, उस पूरी वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये टर्म सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया था। और हाँ, ये सिर्फ अलग अलग जानवरों की गिनती नहीं है, इसके 3 अलग अलग लेवल्स हैं। ये हैं वो 3 लेवल्स। पहला, जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर कितना जेनेटिक वेरिएशन है। जैसे इंडिया में चावल के 50,000 से भी ज्यादा अलग अलग स्ट्रेन्स मिलते हैं। दूसरा, स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग स्पीशीज की वैरायटी। एग्जाम्पल के लिए, वेस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न घाट से कहीं ज्यादा एम्फीबियन स्पीशीज पाई जाती हैं। और तीसरा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी इकोसिस्टम के लेवल पर वैरायटी। जैसे इंडिया में डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव्स भी हैं, जबकि नॉर्वे जैसी कंट्री में इतनी वैरायटी नहीं है। ये तीनों लेवल्स मिलकर ही बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो अगला सवाल दिमाग में यह आता है कि आखिर इस धरती पर टोटल कितनी स्पीशीज हैं? सोचो जरा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका एकदम अजीब आंसर अभी भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। देखो, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के 2004 के डेटा के हिसाब से अब तक 1.5 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। पर ये सिर्फ वो नंबर है जिनके बारे में हमने पता लगाया है और रिकॉर्ड किया है। असली नंबर इससे कहीं कहीं ज़्यादा है। एक ज़्यादा साइंटिफिक और एक्सेप्टेड एस्टिमेट रॉबर्ट मे ने दिया है। उनके हिसाब से ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन के आसपास है। सोचो, इसका मतलब है कि हमने अभी तक सिर्फ 22% स्पीशीज ही डिस्कवर की हैं। मतलब अभी भी इतनी सारी स्पीशीज हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अब जरा इन पाई चार्ट्स को देखो। ये हमें बताते हैं कि लाइफ अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बटी हुई है। अगर आप इनवर्टेब्रेट्स का चार्ट देखें तो इंसेक्ट सबसे बड़ा हिस्सा है। एक्चुअली जितनी भी स्पीशीज हमने रिकॉर्ड की हैं उनमें 70% से ज़्यादा तो एनिमल्स हैं, और उन एनिमल्स में से भी 70% इंसेक्ट्स हैं। इसका मतलब अगर आप कोई भी 10 जानवर देखो तो उनमें से 7 के इंसेक्ट्स होने का चांस है।
कमाल का फैक्ट है ना? ठीक है, अब जब हमें नंबर्स का एक अंदाजा हो गया है तो चलो देखते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी बटी हुई कैसे है। ये पूरी अर्थ पर एक जैसी नहीं है। इसके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। रूल बहुत सिंपल सा है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे नॉर्थ या साउथ, स्पीशीज की वैरायटी कम होती जाती है। इसके पीछे दो मेन कारण हैं। पहला, ट्रॉपिकल एरियाज में मौसम लाखों सालों से स्टेबल रहा है, तो स्पीशीज को इवॉल्व होने का ज्यादा टाइम मिला। और दूसरा, वहां धूप यानी सोलर एनर्जी ज्यादा मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। कोलंबिया, जो इक्वेटर के पास है, वहां लगभग 1400 बर्ड स्पीशीज हैं। थोड़ा ऊपर न्यूयॉर्क में सिर्फ 105 और एकदम ऊपर ग्रीनलैंड में बस 56 स्पीशीज। यहाँ तक कि अपना इंडिया, जो ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में है, यहाँ भी 1200 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज हैं। तो ये डेटा साफ साफ इस पैटर्न को प्रूव करता है। दूसरा पैटर्न है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम एक्सप्लोरेशन का एरिया बढ़ाते जाते हैं, वहां मिलने वाली स्पीशीज की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक ही। ये ग्राफ वही रिलेशनशिप दिखा रहा है जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अब एग्जाम में इसका लॉगरिथमिक इक्वेशन आता है, जो है log s = log c + z log a। यहाँ s का मतलब है स्पीशीज रिचनेस और a का मतलब है एरिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है z, जो लाइन का स्लोप है। नॉर्मल छोटे एरियाज के लिए इसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 तक रहती है, लेकिन जब हम पूरे कॉन्टिनेंट जैसे बहुत बड़े एरियाज को देखते हैं तो ये वैल्यू बढ़कर 0.6 से 1.2 हो जाती है। इसका मतलब है कि बड़े एरियाज में स्पीशीज रिचनेस एरिया के साथ बहुत तेजी से बढ़ती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी स्पीशीज जरूरी क्यों है? इसके लिए स्टैनफोर्ड की इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिख ने एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी थी, जिसे कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। सोचो कि इकोसिस्टम एक एयरप्लेन है और सारी स्पीशीज उसके छोटे छोटे पुर्जे यानी रिवेट्स हैं। अगर हर पैसेंजर एक एक रिवेट निकालकर घर ले जाने लगे तो शुरू में शायद प्लेन को फर्क ना पड़े, लेकिन धीरे धीरे प्लेन बहुत कमजोर हो जाएगा और गलती से अगर विंग का रिवेट यानी कोई की स्पीशीज निकाल दी तो प्लेन का क्रैश होना पक्का है। अगर आपको ये रिवेट पॉपर वाली एनालॉजी समझ आ गई है ना, तो समझ लो आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो गया है। इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, ये बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है। और अगर ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करके सपोर्ट जरूर करना। हमने इम्पोर्टेंस तो समझ ली, पर दुख की बात यह है कि हम स्पीशीज को बहुत तेजी से खो रहे हैं और इसके पीछे है हमारी ही एक्टिविटीज। इसके 4 बड़े कारण हैं, जिन्हें द ईविल क्वार्टेट कहा जाता है। इस ईविल क्वार्टेट में आते हैं, पहला और सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, यानी जंगलों का कटना। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब हम नेचर से ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, जैसे ओवर फिशिंग। तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, जब कोई बाहर की स्पीशीज आकर यहाँ की लोकल स्पीशीज को ख़त्म कर देती है। और चौथा है को एक्सटिंक्शंस, यानी जब एक स्पीशीज ख़त्म होती है तो उस पर डिपेंडेंट दूसरी स्पीशीज भी अपने आप ख़त्म हो जाती है। हैबिटेट लॉस का सबसे दर्दनाक एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। एक ज़माने में ये अर्थ की 14% ज़मीन पर फैले थे, आज 6% से भी कम बचे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे प्लैनेट के लंग्स कहते हैं, उसे सोयाबीन की खेती या पशुओं को चराने के लिए काटा जा रहा है। चलिए, अब हम इस चैप्टर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। लेफ्ट साइड में है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के पाई चार्ट्स। इसमें याद रखना कि इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा हैं। राइट साइड में है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ। इसमें की पॉइंट ये है कि ग्राफ पहले तेजी से ऊपर जाता है और फिर धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है। ये दोनों डायग्राम्स एनसीईआरटी के हैं और सुपर इंपॉर्टेंट हैं। अब तक हमने सारे टॉपिक्स अलग अलग समझे। अब इस सेक्शन में हम इन सबको आपस में जोड़कर एक पूरी कहानी बनाएंगे। ये लॉजिकल फ्लो आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर याद रखने में बहुत हेल्प करेगा, जिससे आप एग्जाम में बेहतर आंसर्स लिख पाएंगे। देखो, चैप्टर की स्टोरी कितनी सिंपल है। सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया और उसके 3 लेवल्स समझे। फिर हमने उसके पैटर्न्स देखे। जब वैरायटी समझ आ गई तो हमने उसकी इंपॉर्टेंस समझी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से। फिर हमने देखा कि इस बायोडाइवर्सिटी को खतरा क्या है, यानी द ईविल क्वार्टेट। और आखिर में इन खतरों से बचाने के लिए हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। सिंपल। अच्छा, एक छोटा सा रिमाइंडर,
अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, हैंड रिटन नोट्स और पिछले सालों के क्वेश्चंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझना एक बात है, लेकिन आम गलतियों से बचना आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। चलो देखते हैं कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अक्सर क्या गलती करते हैं, ताकि आप वो गलती ना दोहराएं। पहली गलती, स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स जेनेटिक, स्पीशीज, इकोलॉजिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं। टिप, हर लेवल के लिए एक एग्जाम्पल याद रखो, आसान रहेगा। दूसरी गलती, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में Z की वैल्यू भूल जाते हैं। याद रखो, छोटे एरिया के लिए 0.1 से 0.2 और बड़े एरिया जैसे कॉन्टिनेंट्स के लिए 0.6 से 1.2। तीसरी गलती, ग्राफ में एक्सिस को गलत लेबल कर देते हैं। हमेशा Y एक्सिस पर स्पीशीज रिचनेस और X एक्सिस पर एरिया। और चौथी गलती, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में पॉल अर्लिच का नाम मेंशन करना भूल जाते हैं। ये नाम लिखने से टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। अब हम एक सुपर क्विक रीकैप करेंगे। इससे आप अपनी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट समझ सकते हैं, जिसे आप एग्जाम से आखिरी मिनट पहले भी देख सकते हैं। ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। ये टर्म्स तो बिल्कुल नहीं भूलने, द ईविल क्वार्टेट, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस और लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। ये 2 डायग्राम्स दिमाग में छाप लो, पाई चार्ट्स और स्पीशीज एरिया ग्राफ। और आखिरी, ये डेटा याद रखना, रॉबर्ट मे का एस्टिमेट जो है 7 मिलियन स्पीशीज और इंडिया का ग्लोबल डाइवर्सिटी में शेयर यानी 8.1%। तो इस पूरे रिवीजन के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर एक रिवेट यानी एक स्पीशीज को निकालने से एयरप्लेन यानी इकोसिस्टम कमजोर होता है, तो हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे कौन से छोटे छोटे काम कर सकते हैं जिससे ये सारे रिवेट्स अपनी जगह पर सेफ और साउंड लगे रहें? इसके बारे में सोचना जरूर। अगर आपको इस सेशन के नोट्स, PYQs और ऐसे ही और रिवीजन सेशंस चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आगे के चैप्टर्स के रिवीजन के लिए नर्डी साइट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले रिवीजन।